हाय लबासा ड्रीमर्स, आज तारीख है 25 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन में सबसे पहला है कार्टून। कार्टून में बात क्या करते हैं कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की बात की जा रही है कि टूवर्ड्स चाइना ये कितना ज़्यादा लीनियंट है। यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है कि कांट वी जस्ट शोवर सम पेटल्स ऑन देम, मीन फूलों की वर्षा। मीन इसमें पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है कि चाइनीज़ आर्मी के ऊपर फूलों की वर्षा न कर दें। और जबकि यहाँ पर क्या डिस्प्यूट क्या दिखाया गया है कि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना और इंडिया की आर्मी आपस में लड़ रही है। स्टिल प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी टफ स्टेटमेंट नहीं आ रहा। इस पूरे कार्टून में पीएम मोदी की इसी बात में आलोचना की जाती है। हमारे पास पहला पहला जो आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो माइग्रेंट वर्कर के रिगार्डिंग है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, मीन टेलीविजन सेट और जो टेलीविजन मीडिया पर जितना उनका कवरेज है करें उससे ज़्यादा सीवियर केस है। एक अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी है, जब उनके लोगों ने एक सर्वे किया तो उसमें पाया क्या कि 76% लोग ऐसे हैं, मीन जो पूरे लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने अर्निंग नहीं की है। पूरे लॉकडाउन के पीरियड में उनको एक पैसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, फिर राइटर यहाँ पर एक बात की तारीफ भी करते हैं कि वो थैंक यू बोल रहे हैं पीडीएस सिस्टम को, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तारीफ भी करते हैं। बोलते हैं कि इस तरह में एक बात और भी निकल करके आई है कि 86% लोगों के पास, मीन जिनके पास रोजगार नहीं था, जो एक पैसा कमा नहीं पाए, बट स्टिल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने उनको क्या किया, उनको अनाज प्रोवाइड कर उनको खाने की व्यवस्था की है। फिर राइटर आगे क्या बोलते हैं, कहते हैं क्या कि इसके बाद से कह रहे पूरी आज़ादी के बाद से कह रहे हैं जब जिस प्रकार से पीडीएस सिस्टम ने काम किया है और पीडीएस सिस्टम ने चीज़ों को अवेलेबल करवाया लोगों के पास, कह रहे ऐसा ऐसे पहले हुआ नहीं था। और डिमांड की कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी भी है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम ने फैसिलिटेट तो लोगों को करवाया है, लेकिन जिन लोगों की जॉब चली गई है कह रहे हैं वो एमजी नरेगा वगैरह में काम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर उसमें लूप होल्स की बात करेंगे कि एमजी नरेगा में काम पाने के लिए पहले क्या होता था कि वर्कर तुरंत वर्किंग साइट पर जाता था और खुद का इनरोलमेंट करवा लेता था कि हाँ आज मुझे काम करना है, और वो इमीडिएटली इनरोल होता था और जा करके काम करता था और शाम को अपना वेज लेकर के चला जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि एमजी नरेगा के जो वर्कर हैं कह रहे उनको पहले एक एक्सेल सीट पर ऑलरेडी इनरोलमेंट करवाना पड़ता है, जिसका एक डिफिकल्ट एक कॉम्प्लेक्स वो फिनोमेना है, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी होती है जो अपना एप्लीकेशन खुद से तो भर ही नहीं पाती है, बिकॉज क्योंकि वो अनस्किल वर्कर हैं, तो इंटरनेट का और उनके पास सॉफ्टवेयर का उतना स्किल होता नहीं है। तो बेसिकली वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि उनका कोई एप्लीकेशन भर दे जिसकी वजह से उनको नौकरी मिल जाए या उनको उस दिन का वेज वर्कर का उस दिन का वेज का काम मिल जाए। आगे जब बात करते हैं कहते हैं कि ठीक है आपने इतना कुछ फैसिलिटेट किया है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एमजी नरेगा में काम करने वाले मजदूरों की संख्या घटी है। कि पहली बार हुआ क्या कि 2006 से लेकर के अभी तक मजदूरों की संख्या इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना एप्लीकेशन दर्ज करवा सकें। ठीक, इसमें भी उनका शोषण होता ही रहा है। फिर राइटर आगे क्या बोलते हैं, कहते हैं पहले क्या होता था कि उनको तुरंत पैसे उनको मिल जाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पैसे उनके खाते में जाने होते हैं। तो अब जनधन अकाउंट है, तो कुछ जो बैंक के कर्मचारी होते हैं मार्च की उनकी एंडिंग है, उनका क्लोजर है, तो वो चाहते क्या है कि जिन वेज वर्कर का पैसा उनके बैंक खाते में आ गया है तो उनके बैंक के खाते में जब तक क्लोजिंग ना हो जाए तब तक उनके बना रहे। तो डिफरेंट बातें बोलकर बहाने बता करके उनके पैसे निकलने नहीं देते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी हद तक उसके पास नॉलेज कम है, उसके पास इंफॉर्मेशन कम है, इलिटरेट है, जब वो बैंकों में जाता हो तो बैंकों से उसे इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिले। पहले तो इनरोलमेंट की प्रॉब्लम, फिर जब काम कर भी ले तो उसके बाद पैसे लेने की प्रॉब्लम। तो कह रहे इसी वजह से जो वर्किंग कंडीशन है, जो एक लेबर की जो स्थिति है, कह रहे दुनिया में कह रहे और भी ज़्यादा गिरी है इसके पहले के अपेक्षाकृत। फिर राइटर इसमें सोल्यूशन भी देते हैं। कहते हैं क्या कि सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में आप करो क्या कि एक वर्किंग साइट का निर्माण करो कि एक पर्सन जाएगा और वहाँ पे मैनुअली इनरोल कर सकता है। केवल उसे अपना नाम और अपना थंब इम्प्रेशन लिखना होगा और वो खुद को इनरोल करवा सके। और वेज वर्कर मीन जो पैसा होता है उसके पास दोनों ऑप्शन देने चाहिए कि वो अपने खाते में पैसा चाहता है या तुरंत इमीडिएटली कैश चाहता है। और अगर उसे कैश नहीं मिल सकता है तो आजकल तो मोबाइल वैलेट वगैरह ई फॉर्म में पैसे तो मिल ही जाते हैं, तो किसी न किसी फॉर्म में एक दिन या अल्टरनेट डेज पर उसे पैसे वो दे दिए जाएँ। अगर कैश के फॉर्म में मिलता है तो उस दिन का वो अपना राशन का इंतजाम कर सकता है, अपने घर का खर्चा चला सकता है, क्योंकि ये वो वेज वर्कर हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, तो इनके पास उतना सरप्लस नहीं होता है कि कल की डेट का या एक दिन का या 2 दिन का वो इंतजार कर सके। राइट, तो पहला वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास सेकंड आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो पीडीएस सिस्टम के ही रिगार्डिंग है। पीडीएस सिस्टम में क्या होता है कि एक एपीएमसी नामक एक पूरा पोर्टल होता है। एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग काउंसिल होती है। तो उसमें होता क्या, ये पहली बार बना कब था, ये आता है एग्जिस्टिंग में 2003 में आता है।
ठीक, अब 2003 से लेकर के अभी तक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एपीएमसी के काउंसिल बने हुए हैं, और इसमें कुछ बैरियर भी होते हैं कि अगर कोई किसी अनदर स्टेट का व्यापारी आता है तो वो उस प्रकार से सामान को परचेज नहीं कर सकता है, केवल लोकल वेंडर को ही परचेज करने की अनुमति होती है। ठीक, अब राइटर यहाँ पे दो चीज़ों की बात करें, कह रहे हैं कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया है, कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ पर एपीएमसी का एक्ट ही नहीं है। जैसे केरला की बात करते हैं, कहते हैं केरला में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पर एपीएमसी नहीं है। फिर बिहार की कहते हैं बिहार ने 2006 में तो एपीएमसी को रिमूव कर दिया था, वहाँ पर एपीएमसी था। बट अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर एपीएमसी एग्जिस्ट तो करता है, वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है बट स्टिल प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। फिर राइटर आगे कुछ रिफॉर्म्स की बात करेंगे, कहेंगे कि एपीएमसी में कुछ रिफॉर्म्स आए हैं तो क्या उससे कुछ चीज़ें सुधरी हैं क्या। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ये बिहार की, कहते हैं बिहार में ठीक है एपीएमसी को 2006 में इन्होंने रिमूव कर दिया था लेकिन उसमें संशोधन करने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन संशोधन करने के बावजूद उसमें जिस प्रकार के रिफॉर्म होने चाहिए थे उस प्रकार के रिफॉर्म हो नहीं पाए, क्योंकि आज भी मीडिएटरों की संख्या ज़्यादा है। एक किसान फसल को प्रोड्यूस करता है बड़ी मेहनत से बट वो अपने मार्केट में उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसे वो बेच नहीं पाता है, तो इसकी वजह से उसकी मार्केटिंग जो उसका प्रॉफिट होता है वो एक मीडिएटर लेकर के चला जाता है। और जब हम बात करते हैं कि 2022 तक हमें उनको क्या करना है, हमें उनकी इनकम को डबल करना है, तो जो पीएम मोदी का जो विजन है कह रहे हैं इस पूरी विजन में फेल होता दिखता है। और एपीएमसी में कुछ और भी रिफॉर्म और क्रिस्टल क्लियर गाइडलाइन होने की आवश्यकता है। राइटर फिर यहाँ पे सलाह क्या देंगे, कहेंगे जो स्टेट वाइज एपीएमसी को फैला के रखा है ना आपने, कह रहे हैं आप इसको सेंट्रलाइज कर दो। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट फंक्शनरीज काम करती है ना, कह रहे हैं उसी प्रकार से अगर सेंट्रल पूरी चीज़ों को अगर मॉनिटर करता है तो एक वन सिस्टम हो जाएगा, वन नेशन वन सिस्टम की तरह। एक महाराष्ट्र का किसान अपनी फसल को यूपी में बेच सकता है और यूपी का किसान अपनी फसल को महाराष्ट्र में बेच सकता है, बिना उसे किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यापारी की आवश्यकता नहीं है। वो सिंपली करेगा क्या कि उस एप्लीकेशन पर दिखाएगा कि हमारे यहाँ इतना प्रोड्यूस है, इस वाली क्वालिटी की राइस है, तो अनदर पर्सन जिसे परचेज करना है वो सीधा सीधा उस पर क्लिक करेगा, ठीक, और जाकर के उसी किसान से परचेज कर लेगा। तो इससे किसान को सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। और जो इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है कि जो खाद्य सामग्री की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि किसान तो उसी चावल की कीमत को 20 रुपये पे करता है, लेकिन जैसे ही अगर वो रेस्टोरेंट वगैरह या किसी वैसी प्लेसेस में या रिटेल स्टोर पर पहुंचता है तो उसकी कीमत 50 रुपये 60 रुपये कीजिए, इवन 80 90 रुपये केजी तक चला जाता है। तो किसान जो पैदा कर रहा है उसको कह रहे उसको तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लेकिन मीडिएटर वाला खूब पैसे कमाया जा रहा है। ठीक, तो राइटर इसी एपीएमसी के रिफॉर्म की बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी किसान के फार्मर्स के रिगार्डिंग ही है। कहते हैं कि पीएम मोदी का एक किसान स्कीम है जो करता है कि जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होगी उसको 6,000 रुपये वो सालाना मीन 2-2 हज़ार रुपये हर चौथे महीने पर उन्हें दिया जाता है। कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने किया क्या है कि बिल्कुल इसी के पैरेलल राजीव गांधी के एक किसान योजना की शुरुआत की है, वो भी बिल्कुल सिमिलर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर क्या है कि कोलैप्स हो रहा है, कह रहे हैं कि पीएम मोदी की स्कीम और फिर स्टेट की स्कीम, कह रहे दोनों क्या कर रही, दोनों वो कर रही है, कोलैप्स कर जा रही। कह रहे कुछ बेनिफिशियरी तो ऐसे हैं कह रहे जिनको दोनों का फायदा मिल जा रहा है, लेकिन कुछ बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिनको किसी का भी फायदा नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन की आवश्यकता है। कहते हैं कि ऐसा होगा क्या कि अगर स्टेट अपने कंसर्न को अगर सेंट्रल को बतला दे कि हमारे यहाँ इतने बेनिफिशरीज हैं और इनको फायदा नहीं मिल पा रहा, या हमें स्टेट वाइज किसी प्रकार के पक्ष की आवश्यकता है, तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में डबल की फंडिंग होती है कह रहे हैं वो भी कमजोर हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा और किसानों को हो जाएगा फायदा। फिर डिफरेंट स्टेट की बात करेंगे, कहेंगे क्या, किसकी बात करेंगे, बोलेंगे उड़ीसा की, तमिलनाडु की। कह रहे इन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म किया। कह रहे तमिलनाडु ने किया क्या है कि पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर आपके पास ज़मीन है तो वो आपको पैसे देंगे ही देंगे, ठीक, मतलब उसके प्रपोर्शन में, ज़मीन के प्रपोर्शन में आपको पैसे मिलेंगे। तो उड़ीसा की स्कीम, कालिया स्कीम, तो डिफरेंट वेरियस स्कीम है जो किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाती है, डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती है, ना कि यूनिवर्सल कि किसी एक पर्सन को आपने किया क्या कि सीधे सीधा पैसा दे दिया और पता नहीं उसके पास ज़मीन है भी कि नहीं। किसी के पास 1 बीसा ज़मीन है उसको भी 6,000 रुपये आपने दे दिया, और किसी के पास 10 बीसा ज़मीन है उसको भी आपने 6,000 रुपये दे दिया। तो जिसके पास 10 बीसा ज़मीन है उसकी तो नीड ज़्यादा है ना, तो आपको तो पैसे उसको ज़्यादा देने चाहिए थे। फिर 1 बीसा वाले की नीड कम है तो उसको कम पैसे देने चाहिए। तो कह रहे जो कालिया स्कीम जो तमिलनाडु और उड़ीसा वगैरह में जिस प्रकार की स्कीमें चल रही हैं, कह रहे जो लैंड के प्रपोर्शन पर उन्हें दिया जाता है, कह रहे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक, कह रहे उसी पर हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कौन से हमें डिस्कस करना है।
अगेन हमारे पास अभी राइट नाउ जो है वो भी माइग्रेंट वर्कर के रिगार्डिंग है। द हिंदू आज मेहरबान है माइग्रेंट वर्कर पर। तो माइग्रेंट वर्कर की एक और आर्टिकल है, उसमें यहाँ पर क्या बात करते हैं, कहते हैं यहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन खूब हो रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को खूब क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि आज़ादी के बाद से कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ये PIL वगैरह की अनदेखी की है माइग्रेंट वर्कर के फंडामेंटल राइट की, कह रहे हैं इससे पहले कभी हुआ नहीं। कह रहे हैं अगर किसी और केस में अगर PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है तो उसकी तो हियरिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है, लेकिन हमारे माइग्रेंट वर्कर के फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पर PIL डालते हैं, जबकि PIL होता क्या है कि आम लोगों के लिए तो होता है, कह रहे जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है उसकी आवाज़ होती है PIL, लेकिन PIL कर क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को सुन नहीं रहा और फंडामेंटल राइट के काफ़ी हद तक वायलेशन हो रहे हैं। लेबर लॉज में चेंजेस किए जा रहे हैं और एक पर्सन है कि जो MG नरेगा वगैरह के जिसके जॉब छूट गए हैं, कह रहे हैं उसको जॉब नहीं दिया जा रहा। तमाम तरह की फैसिलिटीज़ किसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने नहीं दिया जा रहा है, या फिर कोई अगर पहुंच भी जा रहा है तो उसे घर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो शेल्टर स्टेट है कह रहे वहाँ पर वो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। और सेंटर को क्या करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को सेंटर को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी कि क्या बोलता क्या सुप्रीम कोर्ट बोलती सेंटर को और स्टेट को कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना ही सुप्रीम कोर्ट ने और ना ही हाई कोर्ट ने, कह रहे दोनों ने ना ही सेंटर को ना ही स्टेट को किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी की है उस माइग्रेंट वर्कर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास एक और आर्टिकल है, थोड़ा रेलेवेंट आर्टिकल है, वो है नो आंसर येट फॉर द सोमालिया। देखिए सोमालिया के साथ केस क्या है कि सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक, और इसके नेबर में पड़ता है केन्या। केन्या थोड़ा सा पावरफुल कंट्री है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है या इंडिया और बांग्लादेश है, तो अब इंडिया थोड़ा सा पावरफुल पड़ता है, तो उसी तरह से सोमालिया और केन्या में केन्या थोड़ा सा पावरफुल पड़ता है। लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि इन दोनों के बॉर्डर के डिस्प्यूट के आसपास 1000 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में ऑयल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ पर नेचुरल ऑयल के जो रिजर्व हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो दोनों स्टेट के बीच में इस बात पर डिस्प्यूट रहता है कि वो शेयर किसका है किसका वो, ठीक, उसी पर बात होती है। तो सोमालिया के ऊपर केन्या ने चढ़ाई कर दी, मीन अपनी आर्मी को भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ डिस्प्यूटेड लैंड था। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कि वो है कश्मीर है, तो उसी तरह से एक डिस्प्यूटेड लैंड है सोमालिया में भी। तो केन्या क्या करता है, केन्या उसको सपोर्ट कर देता है और सोमालिया किया गया ICJ में चला गया। 2013 में वो ICJ में मीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। जो कि क्या होता है, ICJ की हियरिंग क्या होती है कि अगर ICJ अगर कोई डिसीजन देता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट को मानना ही पड़ता है। मतलब वो कोई एडवाइजरी या WHO की तरफ कोई गाइडलाइन इशू नहीं करता, ICJ की बात को मानना हर स्टेट का कर्तव्य होता है और वो फोर्सफुली मनवा भी सकता है ICJ अपनी बातों को। तो सोमालिया यहाँ पर जीत जाता है। सोमालिया किस सेंस में जीत जाता है कि वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो टेरिटरी है, और उस पर केन्या का हस्तक्षेप गलत है। अभी केवल इसी पर बात हो रही है और अभी भी स्टिल ICJ अभी इसकी हियरिंग करने वाला है अभी लेट मंथ में, और सोमालिया में चुनाव होने वाले हैं इस 2020 के अंत तक। तो राइटर कहते क्या है कि अभी भी वहाँ पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी जो वहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, केन्या वन साइडेड यूनिलैटरली वहाँ पर पूरा कुछ कब्जा किया हुआ था, कह रहे उसमें काफ़ी हद तक सोमालिया को राहत वहाँ पर मिली है। राइट, तो आज की डेट पे हमारे पास जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। इसमें से केवल एक इंटरनेशनल अफेयर पे आर्टिकल था जो था ये सोमालिया वाला आर्टिकल। ये न्यूज़ इन ट्रांजिट है, तो बराबर इस पर आर्टिकल आते रहेंगे और मैं उसे बराबर कवर देता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।